Assalamualaikum students, hope you are fine and having quality time with your families at your home and also observing all the precautionary measures against the ongoing wave of COVID. My name is Dr. Furqan Bhatti and I am subject coordinator biology in Lanka Livestock School. Let's start for the MCQs. MCQ number 1 was ATP was declared energy transferring molecule by. It's really a confusing, sometimes it becomes a confusing MCQ because आपकी बुक के पेज नंबर 119 पे एक साइड बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस बॉक्स में अगर आप देखें तो पहली दो लाइनों में उन्होंने बताया कि ATP was discovered by कार्ल लोमैन. वो डिस्कवर्ड बाय है, बट इसी साइड बॉक्स की आखिरी दो लाइनों या तीन लाइनों में ये बताया गया है कि ये एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल है. ये बात डिस्कवर कार्ल लोमैन ने नहीं की थी, ये बात डिस्कवर किसने की थी? फ्रिट्ज लिपमैन ने 1941. सो ये जो पहला एमसीक्यू है इसका अक्सर बच्चों ने देखते ही कार्ल लोमैन को टिक कर दिया होगा कि उन्होंने ये काम किया था, बट नहीं. ATP वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोमैन, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इट वाज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल बाय फ्रिट्ज लिपमैन. सो ये जो आपको एमसीक्यू आया है मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ATP वाज डिक्लेयर्ड एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल. डिस्कवर की बात नहीं की, सो कार्ल लोमैन इज नॉट द आंसर. बात हुई है कि ATP वाज डिक्लेयर्ड एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल बाय, तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर, फ्रिट्ज लिपमैन. सो एमसीक्यू नंबर 1 की जो आंसर है वो ऑप्शन बी है और इसका नाम जो है लिपमैन ने बेसिकली इसको एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल डिक्लेयर किया था. तो ऑप्शन बी फ्रिट्ज लिपमैन इज द आंसर. सो एमसीक्यू नंबर 2, द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ADP टू ATP रिक्वायर्स एनर्जी. ADP से जब आप ATP में कन्वर्ट होते हैं, लाइक ये आपका ADP है, ADP आपको पता है इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ATP में कन्वर्ट हो सकता है और इस दौरान आपको यहाँ पर एनर्जी पुट करना पड़ेगी. तो ADP जो है एक और इनऑर्गेनिक फास्फेट को लेके ATP में कन्वर्ट होता है. ये इक्वेशन आपकी बुक के पेज नंबर 120 पर दी हुई भी है कि मतलब ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर ATP बना देता है. बहरहाल ये रिवर्सिबल है और एनर्जी पुट करना पड़ेगी, तो ATP जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये बन जाता है. ये ADP लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, जब इसमें और एनर्जी पुट की जाती है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP बन जाता है. क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगी, पुट करना पड़ेगी ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए. तो आंसर 120 पेज पर आपको दिया हुआ है. 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी एक मोल के लिए 7.3 किलो कैलोरीज आपको पुट करना पड़ती हैं. अगर मैं ऑप्शन पढ़ूं पेपर पे तो ऑप्शन ए है कि 7.3 किलो कैलोरीज, ऑप्शन बी है 7.5 और ऑप्शन सी 7.8 एंड ऑप्शन डी 7.9 किलो कैलोरीज. सो द आंसर इज ऑप्शन ए 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. तो एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक हो गया जी. उसके बाद कमिंग टू द एमसीक्यू नंबर 3, केल्विन वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज. उनको कब मिला था? और ये आपका आंसर पेज 122 पर एक साइड बॉक्स में दिया हुआ है. केल्विन को नोबेल प्राइज जो है वो 1961 में दिया गया था और इधर ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1961. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 को डिस्कस अगर हम करें तो एमसीक्यू नंबर 4 ये कि NAD+ इज रिड्यूस्ड टू NAD+. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को अगर आप रिड्यूस करें, रिडक्शन आपको पता है हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं. तो जब इसमें एक हाइड्रोजन आएगा तो बेसिकली ये NADH बनेगा, साथ में इसके लिए इलेक्ट्रॉन भी आता है. तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाते हैं और NADH बनता है. सो NADH जब रिड्यूस होता है तो NADH बन जाता है
और ये आपके बुक के पेज नंबर 121 पर दिया हुआ है, एक साइड टेबल में से ही ये दिया गया है। और अगर आप क्वेश्चन पेपर के हवाले से बात करें तो इसका आंसर जो है NADPH ऑप्शन ए है, जो कि दैट्स नॉट द आंसर, एंड सेकंड ऑप्शन बी इज NADH, तो इसका ऑप्शन बी है, यानी NADH। अच्छा जी, उसके बाद MCQ नंबर 5 पर अगर हम जाएं तो द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड का फार्मूला जो है वो पूछा गया है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? इनफैक्ट ये आपकी बुक के पेज नंबर 131 पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के सब हेडिंग के अंदर जो आखिरी वर्ड है वो लैक्टिक एसिड ही दिया हुआ है, और उसके बाद इसका फार्मूला लिखा हुआ भी है, CHO आपने लिखना है 263 C2H6O3 आपकी बुक इसको लिखती है। और अगर क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन ए इज द आंसर, और ये आंसर है C2H6O3। कमिंग टू द MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 is, let me read the statement. The site of occurrence of Krebs cycle is, Krebs cycle कहां पर ऑपरेट होता है? इनफैक्ट ALT की वजह से Krebs cycle का टॉपिक जो है वो आप में इंक्लूडेड नहीं, बट ये MCQ फिर क्यों लिया गया है या कहां से लिया गया है? बेसिकली ये MCQ इस चैप्टर के लास्ट पेज नंबर 136 पे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक टेबुलर डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंस का एक टेबल बनाया हुआ है, और ये टेबल आपकी एलपी में इंक्लूडेड है। तो ये MCQ वहां पर आया है कि साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहां पर ऑपरेट करता है? तो क्रेब्स साइकिल बेसिकली जो है कहां पर ऑपरेट होता है? क्रेब्स साइकिल बेसिकली ये ऑपरेट होता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि और क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका अगर आप ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन बी इज द आंसर, कि क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होता है। Then coming to the last MCQ number 7. MCQ number 7 is the site of occurrence of photosynthesis. कि photosynthesis कहां पर होती है? And all of you know it very well कि photosynthesis basically वहां पर होती है जहां पर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किस ऑर्गेनेल में होता है? वो बेसिकली क्लोरोफिल जो है दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो इसका बेटा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है क्लोरोप्लास्ट, तो इसका जो ऑप्शन सी इज द आंसर, एंड आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, एंड आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। So let's discuss the short question given in the question paper. It was question number 2 and 7 short questions were given. The first short question is, what is photolysis? What is photolysis? इसका बेसिकली आपने जो रिप्लाई करना है वो बेसिकली फोटोलिसिस की सिंपली आपने डेफिनेशन देना है। फोटोलिसिस बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फोटो मींस लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? किस चीज की ब्रेकडाउन है? दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किस चीज की ब्रेकडाउन? वाटर की। तो आंसर क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। बट इन माय ओपिनियन वंस अगेन ये इनकम्प्लीट आंसर है, बिकॉज ये फोटोलिसिस कब होती है, कहां होती है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। तो ये आपको पता होगा डेफिनेटली कि ये लाइट रिएक्शंस के दौरान ये प्रोसेस होता है। So the complete answer is the breakdown of water molecule in the
presence of sunlight, ये चीज अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, आप ये जरूर लिखिए, ड्यूरिंग द लाइट एक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो पार्ट है ड्यूरिंग द लाइट एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं और यहां पर छोड़ देते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द लाइट एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो बेटा ये इसका कंप्लीट आंसर है। अच्छा जी, एटलीस्ट इतना जरूर लिखना चाहिए। उसके बाद आगे शॉर्टकट नंबर 2 पर आए, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, गिव इक्वेशन। सो दिस इज शॉर्टकट नंबर 2, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस को आपने डिफाइन भी करना है। उन्होंने डेफिनेशन पूछा है प्लस साथ उन्होंने इक्वेशन मांगी है कि इसकी आप इक्वेशन भी लिखें। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन इनफैक्ट इक्वेशन से ही होती है। सबसे पहले आप अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसमें दो चीजें जो है वो टेक पार्ट। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर से आती है, प्लस वाटर, ये सॉइल से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। बनता क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड is absorbed from the air and water is absorbed from the soil, and this happens in the presence of two conditions. One is chlorophyll. I am just giving the abbreviation, but in examination you have to write the full form, chloroform. And in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll, water and carbon dioxide react chemically and give rise to and produce glucose along with oxygen, and this oxygen moves into the environment and is used in the respiration process. So अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो इनफैक्ट दीज आर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद यू नीड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, जो 6 carbon dioxide molecules and 12 water molecules in the presence of chlorophyll and sunlight combine to give 1 molecule of glucose plus 6 O2, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, प्लस ये जो 12 वाटर मॉलिक्यूल इसने मतलब हमने इन्वेस्ट किए थे या इस रिएक्शन में गए थे, उनमें से 6 मॉलिक्यूल एंड पर हमें प्रोडक्ट के तौर पर भी मिल जाते हैं, तो उसको हम 6H2O इधर लिख देते हैं। ये कंप्लीट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आप कुछ बुक्स में ऐसे भी पढ़ेंगे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे आर कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 plus 6O2. What is the difference? You can see I am going to highlight with black one. अगर आप ये देखें तो इसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। तो 6 किधर गए? इनफैक्ट इधर प्रोडक्ट्स में 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, बट इधर वाटर मॉलिक्यूल कोई नहीं लिखा हुआ। तो इनफैक्ट इन दोनों में फर्क क्या है कि जी ये रिएक्शन होता ऐसे ही है, बिकॉज इनिशियली 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल ही चाहिए, वाटर के 12 चाहिए, बट वाटर के 6 मॉलिक्यूल हमारे पास फाइनली बच के वापस आ जाते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो 12 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 6 आपको वापस मिलती है, तो यहाँ पर कंज्यूम तो बेसिकली 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हुए ना, तो इसीलिए कुछ बुक्स इसको शॉर्ट फॉर्म में इधर 6 लिख देते हैं, क्योंकि 12 रुपीज सपोज आपने अपने एक घर के मुलाजिम को या सर्वेंट को कहीं कुछ परचेज करने के लिए भेजा और आपने उसको 12 रुपीज दिए और 6 रुपीज उसने वापस आपको ला के दे दिए। 12 रुपीज आपने दिए, 6 आपको वापस आ गए, तो वो कितने पैसे कंज्यूम करके आया है, कितने रुपीज खर्च करके आया है, वो 6 रुपीज है। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इधर हमने वाटर को मेंशन नहीं किया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोनों ही है। इनफैक्ट यही प्रोसेस है जो ये लिखा हुआ है, बट ब्रीफ फॉर्म में, ब्रीफ इक्वेशन फॉर्म इसकी ये भी है। तो डेफिनेशन बता रहे हैं, डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज by combining carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll
इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर आप इसको अपनी बुक से लर्न करना चाहें तो पेज 120 पे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक दिया हुआ है, और इसकी जो फोटोसिंथेसिस के टॉपिक की जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, और इसी टॉपिक की जो लास्ट लाइन है बेसिकली वो उसकी इक्वेशन है। आपकी बुक ने सनलाइट को यहां नहीं लिखा, उन्होंने यहां पर लिख दिया है। दोनों ठीक हैं, दोनों तरह से बुक्स में यूज होता है। आप इस सनलाइट को यहाँ रिएक्टेड साइड पे भी लिख सकते हैं, जिस तरह की आपकी बुक ने लिखा, इस तरह भी लिखेंगे तो भी दुरुस्त है। अच्छा जी, उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज NAD+? NAD+ stands for nicotinamide adenine dinucleotide. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है बेसिकली ये कोएंजाइम है, और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभी हमने इधर MCQ में भी डिस्कस किया कि NAD+ जो है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि NAD+ पर पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके पास एक हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रॉन आता है तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को कैंसिल कर देता है और NAD इसके साथ मिलकर NADH बन जाता है, और NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, NAD+ की एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक हो गया जी। ये आपका पेज नंबर 122 पे एक साइड बॉक्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर आपको दिया हुआ है। So 3 short questions have been discussed. Now let's move to the short question number 4. Give 2 differences between light and dark reaction. Light and dark reaction के 2 differences आपने बताने हैं, और आपकी बुक में पेज नंबर 135 पे 135 नहीं बल्कि आपको ये पर्सनली लिखना पड़ेंगे लाइट एंड डार्क रिएक्शन के 2 डिफरेंसेस। आप इसको बेसिकली एक लाइन में ड्रॉ करें। एक तरफ आप लाइट रिएक्शंस का हेडिंग दें और एक तरफ आप डार्क रिएक्शन का हेडिंग दें। लाइट रिएक्शन की 2 पॉइंट्स और उसी तरह उसके लिए डार्क रिएक्शन के 2 पॉइंट्स आप डिस्कस कर दें। पहले पॉइंट में आप इसकी भी डेफिनेशन लिख दें और इसकी भी डेफिनेशन लिख दें। क्या? द रिएक्शन of which take place in the presence of sunlight are called light reaction, and the reactions which occur in the absence of sunlight are called डार्क रिएक्शन। एक तो चीज ये हो गई। दूसरे नंबर पर आप दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड, सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। तो बेसिकली आप इसमें कोई से 2 डिफरेंसेस जो आपके ज़हन में है, क्योंकि उसने सिर्फ नंबर मेंशन किया है कि इनके वैल्यू 2 डिफरेंसेस, तो आप एक तो डेफिनेशन को डिस्कस कर दें और दूसरा बता दें कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, light is captured by chlorophyll molecules. Chlorophyll molecules इसमें लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आप ये लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज या C6H12O6 आप लिख सकते हैं। तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन के 2 डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद बेटा अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के जो 2 डिफरेंसेस उन्होंने मांगे हैं, ये आपके पास पेज नंबर 135 में पूरा एक टेबल है, जिस टेबल में जो है बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। आप एक तो नंबर 1 इसी तरह दरमियान में लाइन लगाइए, एक तरफ तो दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशन नहीं तो आप ये बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और इसको उल्टा लो रेस्पिरेशन बात करती है तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का डिफरेंस आप लिख सकते हैं। फिर आप जो है टाइम ऑफ अकरेंस की बात कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंट आमतौर पर इन द सनलाइट होता है, ठीक है जी, डे लाइट में होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, जबकि रेस्पिरेशन ऑल द टाइम 24 आवर्स होती रहती है। तो ये पूरा एक टेबल है, इस टेबल में से कोई से 2 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं पेज नंबर 135 पे। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वह व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन?
ये आपकी बुक में बेटा पेज नंबर 131 पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस ही है। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज, चलिए मैं वो भी लिख देता हूं कि ग्लूकोज से ये काम स्टार्ट होता है। ग्लूकोज जो है पहले स्टेप में किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। और इस स्टेप को हम जो नाम देते हैं वो हम क्या बोलते हैं, स्टेप का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये आगे फर्दर इसकी ब्रेकडाउन होती है और दो प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। एक तो आपके पास इथाइल अल्कोहल आती है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं इसको ब्लू बॉक्स में कंटेन करना चाहूं तो ये जो ब्लू बॉक्स वाला पोर्शन है दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरे स्टेप में पायरुविक एसिड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So this process is called alcoholic fermentation। ये आमतौर पर बैक्टीरिया एंड यीस्ट के थ्रू होता है और इसमें पहले स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक होकर पायरुविक एसिड और दूसरे स्टेप में इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा जी, इसके बाद गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की आपने दो डिफरेंसेस देने हैं। इसका भी पूरा एक टेबल आपके पास पेज नंबर 136 इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है उस पर दिया हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, दरमियान में लाइन लगा के आप दो लिख सकते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी यानी 36 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन दोनों के एंड प्रोडक्ट्स का भी फर्क है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्ट्स का भी डिफरेंस है, साइट ऑफ अकरेंस का भी डिफरेंस है। पूरा टेबल आपके पास पेज नंबर 136 पर दिया हुआ है, उसमें से कोई से दो पॉइंट्स आप इसमें एलैबोरेट या एक्सप्लेन या डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन। द लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए वाज एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। तो बेटा इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना था, सबसे पहले आपको ये बताना है कि एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी किस चीज का एब्रिविएशन है। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू टेल कि एटीपी बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये तीन चीजें होगी उसे आप न्यूक्लियोटाइड डिक्लेयर कर देंगे। नंबर 1 पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शुगर या पेंटोज शुगर हो। नंबर 2 इसमें फॉस्फेट ग्रुप हो एंड नंबर 3 उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कोई हो। Any molecule in biology that contains these three components, इन तीन चीजों को मिलकर जो भी मॉलिक्यूल बनेगा that will be called a nucleotide। तो ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद जाहिर बात है आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि ATP का स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में वही तीन चीजें जाहिर बात है होंगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है ये और हर कार्बन पे बेसिकली आपको एक कार्बन एटम दिखेगा। तो ये 5 कार्बन शुगर है, कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 किसी भी तरह फिलहाल आप कर ले तो 5 कार्बन हैं। इन 5 कार्बन के साथ आपको एक कार्बन के साथ यहां पर आपको नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच्ड नजर आएगी और ये डबल रिंग बेस है। इसे आप डबल रिंग बेस को आप क्या, इसका नाम क्या है, एडेनिन। इसका नाम क्या है, एडेनिन। जबकि ये 5 कार्बन शुगर है
इसको आप पेंटोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेंटा 5 को बोलते हैं, तो बेसिकली ये पेंटोज शुगर है। और इसके एक और कॉर्नर पे यहां पर फास्फेट ग्रुप लगा होता है, ठीक है जी। ये इतना स्ट्रक्चर एडेनिन है, ठीक है। और इतना स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये एडिनोसिन है, और इसके साथ एक फास्फेट लगा हुआ है, तो इस वक्त ये एडिनोसिन 1 फास्फेट मीन मोनोफास्फेट। इस टाइम पे जो मैंने ड्रा किया है ये एडिनोसिन मोनोफास्ट है। मैं दोबारा आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, ये रेड कलर में जो दिख रहा है दिस इज ओनली एडेनिन, रेड एंड ब्लैक। इसको अगर मैं इरेज कर भी 2 मिनट के लिए, तो इतने स्ट्रक्चर के 2 चीजें एडेनिन है और पेंटोज शुगर है। इसको आप कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। अब इस एडिनोसिन के साथ अगर आपको यहां पर एक फास्फेट ग्रुप लगा हो तो इट विल बी कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफास्फेट। और इसके साथ अगर यहां पर एक और फास्फेट ग्रुप लग जाए तो इसे आप बोल देंगे एडिनोसिन डाइफास्फेट। डाई मींस 2, एडिनोसिन 2 फास्फेट ग्रुप लग गए हैं, एडिनोसिन डाइफास्फेट। और अगर यहां पर एक और फास्फेट ग्रुप में लगा दो तो अब इसमें 3 यानी ट्राइफास्फेट हो गया है। दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का बेसिकली जो है स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसने इन 2 बॉन्ड्स को डिस्कस करना है कि ये 2 बॉन्ड है हाई एनर्जी बॉन्ड है, ये भी फास्फेट है भी फास्फेट है। दिस इज पीपी बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड बिटवीन पी एंड पी, इसे भी पीपी बॉन्ड बोलेंगे। बट ये बॉन्ड असल में फास्फेट और कार्बन के दरमियान है, क्योंकि मैंने कहा था कि सारे कॉर्नर्स पे क्या लगता है? कार्बन एटम। तो ये पीसी बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन फास्फेट एंड कार्बन। दिस इज पीसी बॉन्ड। और देखें ये स्ट्रेट लाइन से शो हुआ है, जबकि ये जो फास्फेट एंड फास्फेट पीपी बॉन्ड और पीपी बॉन्ड है, इसको आपने एक किरण या मध्य से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एनर्जी रिलीज होगी, बट ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। 2 बॉन्ड इसमें ब्रेकेबल हैं, एक ये पीपी बॉन्ड जिस पर मैंने रेड टिक कर दिया है, ये ब्रेकेबल है और ये एनर्जी देगा। जब ब्रेक होगा तो एनर्जी देगा। जब ये ब्रेक होगा तो इसके पास भी ऑप्शन है कि ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है एंड एनर्जी कैन कम आउट फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल, बट ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। AMP से नीचे ये नहीं जाता। सो एडिनोसिन मोनो डाई एंड ट्राइफास्फेट की 3 इसकी टाइप है। अब आगे उसने चौथे नंबर पर जो चीज इसकी स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस की है वो एनर्जी ट्रांसफर है। एनर्जी कन्वर्जेंस या एनर्जी ट्रांसफरिंग रोल। इसका रोल क्या है एनर्जी ट्रांसफर करने में, जो उसने इक्वेशन की फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ ये है कि एटीपी, जब एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन हाइड्रोलिसिस जब इसका होता है तो बेसिकली ये एडीपी पीआई में कन्वर्ट होता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। इतनी एनर्जी बेसिकली रिलीज करता है जब एटीपी ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये एडीपी पीआई और एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज देता है। अगले स्टेप में ये एडीपी फिर ब्रेक हो सकता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफास्फेट में, साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट और साथ 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वंस अगेन रिलीज होगी। सो ये 2 स्टेप्स में एनर्जी दे सकता है। जिस तरह मैंने कहा पहले ये बॉन्ड टूटेगा तो समझ लीजिए ये रिएक्शन हुआ, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो समझ लीजिए ये रिएक्शन हुआ, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। फाइनल चीज एएमपी आपके पास होगी। अब ये तो हो सकता है कि एएमपी एनर्जी एब्जॉर्ब करे और वापस एडीपी में कन्वर्ट हो और फिर एडीपी मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करे। जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एडीपी वंस अगेन एटीपी में कन्वर्ट हो सकता है। एटीपी इज जस्ट लाइक यूपीएस एट योर होम्स। क्योंकि देखें वापडा से जब बिजली आती है तो एटीपी जो यूपीएस है वो एटीपी की तरह यूपीएस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। बट जब वेबडा की तरफ से बिजली का फेल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, तो उसी यूपीएस में से एनर्जी निकल के हमारे घरों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। यही हिसाब एटीपी का है। जब आपने फूड खाई हुई है एंड यू हैव एनर्जी इन योर बॉडी तो एटीपी
AMP will be converted into ADP and ADP will be converted into ATP और आपका UPS चार्ज हो गया। सेल्स के अंदर ये UPS का रोल प्ले कर रहा है, ATP चार्ज हो गया। अब हमें अगर 6, 8, 10, 12 या 14 घंटे किसी वजह से इफ वी आर फास्टिंग और ड्यू टू एनी रीजन हमें फूड नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पर ATP ही ब्रेक होकर ADP में कन्वर्ट होगा और हमारे सेल्स को एनर्जी देगा जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती रहेगी। हालांकि हम फूड अवेल नहीं कर रहे, खाना हमें नहीं मिल रहा, बट हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी। इवन ATP फर्दर AMP में कन्वर्ट हो सकता है सो दैट वी कैन लिव लॉन्गर विदाउट फूड। तो ये बेसिकली रोल है ATP का। तो इसी रोल को आपने डिस्कस करना था और इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट A जो है वो फिनिश ऑफ हो